दोस्तों मैं पढ़ रहा था तो सबसे पहले डिस्कशन में गुजरात की तरफ से एक न्यूज आई है। गुजरात ने जो है हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। मैं फिर से नाम ले रहा हूं इसका, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। ये जो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है ये बेसिकली 14 मई को जो है गुजरात में अनाउंस की गई है। और जो छोटे धंधे पाने वाली लोग हैं, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, उन सब के लिए है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? इसके तहत बेसिकली निम्न मतलब कम और मीडियम मतलब मध्यम आय वर्ग के लोगों को बैंकों से 2% वार्षिक ब्याज। जय हिंद इंद्रभान और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। 2% वार्षिक ब्याज पर गुजरात सरकार जो है 1 लाख रुपए तक का लोन देगी और उसे नाम दिया गया है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। मतलब मान लीजिए कि आने वाले एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा गया कि आत्मनिर्भर सहाय योजना किसने शुरू की, तो ये योजना जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई। और इसमें क्या है, तो इसमें 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा 2%। 2% जो है एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा, है ना। दोस्तों जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर कीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, इसे शेयर करते जाइए और भी लोगों के साथ। मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। ऑब्वियसली घर पे बैठे बैठे कुछ तो यूटिलाइज हो, कुछ आपका फायदा हो, कुछ मेरा फायदा हो। मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा आपसे शेयर करूं मैं। छोटे व्यापारियों को सरकार से व्यावसायिक लोन पर 6% की सब्सिडी भी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कुछ व्यापारी हैं जो लोन लेते हैं और नॉर्मली उनका जो इंटरेस्ट रेट जितना भी है बैंक का, उस पर 6% की सब्सिडी मिलेगी। और वो किसकी तरफ से मिलेगी? ये सब्सिडी गुजरात सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो दोस्तों ये है गुजरात आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना फिर से जो है जल्दी से मैं बता देता हूं। इसमें छोटे व्यापारी या निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट रेट होगा 2%। जो निम्न वर्ग के लोग हैं या ये कह लें कि निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उन्हें 2% इंटरेस्ट रेट पर जो है ये बेसिकली लोन मिलेगा। उसके बाद फिर बात करें तो छोटे व्यापारियों के लिए क्या है, छोटे व्यापारियों के लिए जो है इंटरेस्ट बेसिकली 6% की सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्हें 14% या 15% जो है इंटरेस्ट देना होता है, तो उसमें से 6% जो है सब्सिडी या सहायता जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं कि ये जो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है इसमें कोई भी गारंटी नहीं लेनी होगी। वॉइस स्लो है, उपासना ने बताया, ठीक है। मैं वॉइस जो है वो अभी बताइए और वॉइस कैसी है। चलिए मैं बात कर रहा था गुजरात की। तो दोस्तों जैसे जब भी हम पढ़ने का तरीका, जैसे कि जब भी हम कोई योजना या कोई भी न्यूज पढ़ते हैं तो उस न्यूज में सबसे पहले हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि उस न्यूज के साथ साथ हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं तो गुजरात के बारे में कोई छोटी छोटी चीजें हमें पढ़ लेना चाहिए। जैसे गुजरात के सीएम सब लोग जानते हैं, कमेंट में मुझे बताना शुरू करें गुजरात के सीएम कौन है। गुजरात के सीएम कौन है, सब लोग नाम जानते होंगे। गुजरात के सीएम का मैं बताऊंगा आपको, जिनको पता है वो कमेंट में मुझे बताना शुरू करें। उसके बाद फिर गुजरात के गवर्नर कौन है, गवर्नर राज्यपाल भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और अगर जिनको पता है वो मुझे कमेंट में जो है वो बताना शुरू करें। कई बार जैसे एरिया वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो है राज्य जो है एरिया में सबसे बड़ा है या छोटा है, या इस राज्य का एरिया कितना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो गुजरात में कितने जिले हैं, गुजरात में कितने जिले हैं ये भी जो है वो बेसिकली पूछा जाता है। गुजरात की स्थापना कब हुई थी। मतलब आप ये सोचिए कि हर एक बेसिकली न्यूज के साथ आप इतनी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आपने गुजरात की एक न्यूज पढ़ी तो आप ये सारी चीजें भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर बात करें तो फर्स्ट जो है सीएम वहां के कौन थे, आप ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें तो पॉपुलेशन जो है गुजरात की क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों में से जिसको भी पता होगा वो कमेंट में मुझे बताते जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और जो गवर्नर हैं गुजरात के वो है आचार्य देवव्रत। विजय रूपाणी गुजरात के गवर्नर हैं और आचार्य देवव्रत जो है विजय रूपाणी जो है वो गुजरात के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत बेसिकली जो है
वो गुजरात के गवर्नर हैं जिन्हें हम राज्यपाल बोलते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो गुजरात का क्षेत्रफल दोस्तों बेसिकली आपको अगर बताऊं मैं तो 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर गुजरात का एरिया है, क्षेत्रफल है। और फिर उसके बाद बात करें तो फाउंडेशन या स्थापना जो है गुजरात की कब हुई थी? सब जानते हैं गुजरात की स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960, 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। गुजरात के जो पहले सीएम है, फर्स्ट सीएम है गुजरात के, वो हैं बेसिकली आपको बता दूं जीवराज नारायण मेहता। जीवराज नारायण मेहता जो है उनका नाम था, वो गुजरात के पहले सीएम थे। अच्छा, और पॉपुलेशन गुजरात की अगर बात की जाए तो 2019 में गुजरात की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बताई, क्योंकि आपको तो पता है हमारे यहाँ पर जब बेसिकली सेंसस होते हैं या जनगणना होती है तो ये जनगणना का समय 2011, 2021, 2031 ऐसे होगा, हर 10 साल में होती है। तो बेसिकली 2011 को हम आधार मानते हैं, लेकिन फिर भी एस्टिमेटेड आधार पर जो है गुजरात की जो पॉपुलेशन है वो 2019 तक 6.4 करोड़ है, 6.4 करोड़ है। तो दोस्तों मैं सीधा सीधा आपको बताऊं कि अभी हमने जो योजना पढ़ी वो पढ़ी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना बेसिकली लो इनकम ग्रुप के लोगों को जो है बेसिकली लोन देने के लिए है। 1 लाख रुपए तक का लोन जो है बेसिकली दिया जाएगा और इसका एनुअल इंटरेस्ट, सोचने वाली बात देखिए आप, एनुअल इंटरेस्ट मात्र 2% रहेगा। मतलब अगर मेरी आय 1 लाख रुपए तक है तो मैं सरकार से 1 लाख रुपए तक का लोन लूंगा और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ 2%। अच्छा, ये तो मैंने इनकम ग्रुप की बात की। अब सिर्फ स्पेसिफिक व्यापारियों के लिए इसमें क्या है? व्यापारियों के लिए इसमें बेसिकली है व्यापारी जो है वो जब लोन लेंगे, जितना भी वो लोन अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो इस बिजनेस के लिए लोन लेने पर उन्हें 6% का जो है बेसिकली सब्सिडी मिलेगी, सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। दोस्तों आगे बात करें, अगली जो बात मैं कर रहा हूं यहां पर, भारत जो है, भारत ने अभी हाल ही में 13 मई को एक बैठक में हिस्सा लिया। और वो बैठक कौन सी थी? तो भारत ने बैठक में हिस्सा लिया वो है एससीओ की बैठक। हम लोगों ने क्लासेस में बहुत पढ़ा है एससीओ की बैठक क्या है। जिन लोगों को भी ये याद है एससीओ क्या है, एससीओ कौन सा ग्रुप है, मुझे कमेंट में बताइए। एससीओ जो ग्रुप है बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जो है ये विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। और आप तो समझ रहे हैं कि अभी कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से ये जो मीटिंग है ये ऑनलाइन हुई है, या ये कह लें कि वीडियो सर्विलेंस के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बेसिकली ये बैठक हुई है। और इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाय नीलम इज वॉचिंग। प्रदीप राठौर जी हेलो। प्रदीप राठौर जी भी पढ़ रहे हैं। मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में मीटिंग हुई विदेश मंत्रियों की। और हमारे विदेश मंत्री का नाम कोई बताना चाहेगा? हमारे विदेश मंत्री हैं इस समय एस जयशंकर। एस जयशंकर जो है वो हमारे विदेश मंत्री हैं। और एस जयशंकर बेसिकली भारत के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने जो इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 सदस्य देश हैं। 2003 में जो है बेसिकली बना ये ग्रुप है। 2003 में ये ग्रुप बना था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसमें 8 सदस्य देश हैं। और 8 सदस्य देशों के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना, ध्यान से सुनिएगा नाम आप, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने जो है वो सदस्य हैं तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अच्छा, 4 जो है वो फेमस देश हैं। वो 4 फेमस देश कौन कौन से वो देखिए। मैं बात कर रहा हूं एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 4 फेमस देश कौन से हैं? तो 4 फेमस देश हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारा देश जो फेमस है इंडिया। इंडिया के बाद उससे भी फेमस देश आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। जी हाँ, ये जो है राजू गुर्जर हाई लिख रहे हैं। हाय राजू, थोड़ा सा पढ़ाई का मूड है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। इसके अलावा जो 4 देश बचे हुए उन सब में तान लगा हुआ है। तान मतलब किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या बोल रहा है मैंने? किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और उसके साथ 4 जो पहले बोले वो कौन से थे? वो थे इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना। हाय संजीव पटेल, जय हिंद, जय हिंद। काफी दिनों बाद जो है
जय हिंद करने को मिल रहा है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया 8 सदस्य देश जो कि किसमें है, ये सदस्य देश बेसिकली जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है। अच्छा, अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर सन 2003 में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 19 सितंबर सन 2003 में बेसिकली इसने इथिकली काम करना शुरू कर दिया था। इसका जो भी पैक्ट था, जो भी संधि थी, जो भी इसका एग्रीमेंट हुआ था, ऑफिशियली इसने काम करना शुरू किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन जिसे हम बोलते हैं, 19 सितंबर 2003 में 8 सदस्य देश हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि बेसिकली नवंबर 2019 में ताशकंद सबको पता है उज्बेकिस्तान में है, तो नवंबर 2019 में ताशकंद में बेसिकली उज्बेकिस्तान में एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ था, हाई लेवल मीटिंग हुई थी, है ना। और भारत का प्रतिनिधित्व हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। आपसे अगर पूछा जाए, जय हिंद दीपक, जय हिंद दीपक। दीपक विश्वकर्मा जी मुझे हाय बोल रहे हैं। दीपक थोड़ा सा पढ़ने का मूड है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। दोस्तों यहां पर मैंने आपको जो अभी मोटी मोटी बातें बताई हैं, कुल मिला के इस खबर की मैं बाय एंड लार्ज जो भी बाद में हमारे साथ जुड़े उनको बता दूं कि हम बात कर रहे थे कि भारत सरकार ने, या ये कह लें कि भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक मीटिंग में हिस्सा लिया जिसका नाम था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 2003 में हुई थी। 19 सितंबर सन 2003 में शंघाई कोऑपरेशन की स्थापना हुई थी। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल 8 सदस्य देश हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान। ये बेसिकली जो है वो देश हैं। आपको बता दूं 8 सदस्य। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस मीटिंग में कोरोना से लड़ने पर चर्चा की गई, कोरोना से कैसे लड़े मिलकर इसकी स्ट्रेटेजी बनाई गई। और फिर बात करें तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारी तरफ से इस मीटिंग में किसने हिस्सा लिया, तो मैं आपको बता चुका हूं हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। एस जयशंकर ने हमारी तरफ से जो है इस मीटिंग में हिस्सा लिया। उसके बाद फिर मैं अगर आपको बताऊं तो इस मीटिंग की अध्यक्षता की रशिया के विदेश मंत्री जिनका नाम है सर्गेई लावरोव। सर्गेई लावरोव जो है रशिया के विदेश मंत्री हैं। उसके अलावा फिर बात करें तो हमारे यहां से एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। चीन के विदेश मंत्री जिन्होंने हिस्सा लिया, चीन के विदेश मंत्री, चीन बहुत ही फेमस है दुनिया को कोरोना बांटने में इस समय। और आपसे पूछा जा सकता है सोनू केवट अशोका गार्डन ब्रांच है। सोनू बहुत दिनों बाद जो है बेसिकली आपको देखा। शैलेश मुकाती जी, मेरे बहुत बहुत पुराने अजीज दोस्त शैलेश जी मुझे देख रहे हैं, हाय शैलेश। ओके, दीनू मनीष हाय। मुस्कान गुरवानी जी, ये भी बिल्कुल आज थोड़ा सा पढ़ाई का मूड है, तो आप लोगों को जो भी जो मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं देखता जा रहा हूं। दोस्तों तो मैं बात कर रहा था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना के विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने हिस्सा लिया, मैं आपसे पूछा तो ये चाइना के विदेश मंत्री का नाम है वांग यी। वांग यी जो है वो चाइना के विदेश मंत्री हैं, वांग यी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, है ना, नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी। अच्छा दोस्तों, इसके बाद फिर बात करें तो अब मैं फिर वही बात कर रहा था कि हर वो खबर जो भाई मेरे पढ़ने का तरीका यही है, हर वो खबर जो मैं पढ़ता हूं उससे जुड़ी सारी चीजें हैं, सारी जो बेसिकली घटनाएं हैं या जुड़ी जानकारियां, उसका मैं जो है अध्ययन करता हूं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने पर मुझे क्या क्या जानकारी मिली वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं कंपैरिजन करूंगा देशों में। 8 सदस्य देश हैं तो 8 सदस्य देशों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें कि इसका पहला सदस्य चाइना है ना, तो चाइना जो है, अब मैं सारे देशों का नाम लेकर और उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक जानकारियां मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जय हिंद राजू जय हिंद सर, रेगुलर क्लासेस चलेगी क्या अपनी? तो डेफिनेटली हम इस पे वर्क कर रहे हैं राजू। अभी तो मैं अपने लेवल पर घर जो है खाली बैठा हुआ था तो लगा आप लोगों से कुछ डिस्कशन कर लूं जो मैं पढ़ रहा था। और हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि बेसिकली चाइना क्या क्या इंफॉर्मेशन एक चीज देश के बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले चाइना की कैपिटल सब लोग जानते हैं बीजिंग है।
अच्छा, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, सबको पता है शी जिनपिंग। अच्छा, उसके बाद चाइना के प्रधानमंत्री भी है दोस्तों, है ना, बहुत सारे लोग हैं इस मामले में कंफ्यूजन होता है। तो चाइना के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, तो चाइना के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, हालांकि पता रहता है लेकिन उतना ध्यान देते नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति वहां पे ज्यादा फेमस है। तो चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं वो है ली केकियांग, ली केकियांग। उसके बाद फिर चाइना की जो मुद्रा है, चाइना की करेंसी, आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए, ज्यादातर लोग चाइना करेंसी क्या बोलेंगे, युआन, है ना। तो आपको बता दूं कि वो युआन जो है चाइना की करेंसी नहीं है, ये बेसिकली चाइना की करेंसी जो है वो है रेनमिनबी बोलते हैं, इसे आरएमबी बोलते हैं, रेनमिनबी, है ना। तो ये चाइना की करेंसी है, रेनमिनबी या आरएमबी बोला जाता है जिसे। चाइना का जो एरिया है वो 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। चाइना का जो एरिया क्षेत्रफल है 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों। अच्छा, फिर चाइना के बारे में अगर बात करें तो चाइना की जो पॉपुलेशन है इस समय अभी भी नंबर 1 पे है। ये तो आपको पता होगा, इंडिया बहुत जल्दी नंबर 1 पे आने वाला है इस पॉपुलेशन के ग्राफ में। लेकिन अभी फिलहाल चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 2019 के हिसाब से तो 1.42 अरब, मतलब कि 1 अरब 42 करोड़। 1 अरब 42 करोड़ जो है ये बेसिकली चाइना की पॉपुलेशन है और चाइना की जो है जनसंख्या है। बात करें इंडिया की, आप कंपेयर करेंगे इंडिया से अगर चाइना को, तो इंडिया की राजधानी हम सबको पता है दिल्ली है और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है, श्री रामनाथ कोविंद जी, महामहिम रामनाथ कोविंद जी। और उसके अलावा नरेंद्र मोदी जो है, आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुद्रा हमारी रुपी है। और एरिया जो है इंडिया का वो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारा एरिया है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.35 अरब, मतलब कि 1 अरब 35 करोड़ जो है हो चुकी है हमारी आबादी 2019 के हिसाब से, है ना। तो ये इंडिया की जानकारी है। इंडिया के अलावा इन जो जैसे 8 देश हैं एससीओ में, तो 8 देश जो एससीओ में हैं इनमें से कौन कौन से देश हो सकते हैं दोस्तों, तो आपको बता दूं। अगला है हमारा रशिया। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन भाई साहब जो है राष्ट्रपति हैं रशिया के। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के जो है वो राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हैं एंड्रे बेलोसोव जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के। अच्छा, उसके बाद फिर बात करूं तो रूपी जो है, रूबल जो है रशिया की करेंसी है, रूबल रशिया की करेंसी है। अच्छा, फिर उसके बाद 1.7 करोड़ किलोमीटर, 1.7 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर जो है वो रशिया का एरिया है। एरिया में सबसे बड़ा माना जाता है 1.7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। आपको बता दूं हमारे और उनमें कितना अंतर है, आप देखिए, हमारा है 30, इंडिया का जो एरिया है वो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही जो है बेसिकली रशिया का जो एरिया है, रशिया का जो क्षेत्रफल है वो है 1.7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो ये एरिया है किसका, रशिया का। अच्छा, अब इसके अलावा जैसे मैंने 3 देशों के बारे में भी डिस्कस किया आपके साथ, एक तो इंडिया हो गया, दूसरा आपका चाइना हो गया, तीसरा हो गया रशिया। एक और बड़ा देश है, बड़ा देश ये कह लें या इंपॉर्टेंट देश आप कह लें, माफ कीजिए मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली पॉपुलर तो है, भले गलत कारणों से है, पर इनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। पाकिस्तान भी इस ग्रुप का हिस्सा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। आरिफ अलवी जो है इस समय वहां के राष्ट्रपति हैं। इरफान खान जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। रुपी, पाकिस्तानी रुपी वहां की करेंसी है। और इसके अलावा फिर बात करें तो 8.81 स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 8.81 स्क्वायर किलोमीटर जो है बेसिकली यहाँ पर 8.8 लाख थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर है। 8.8 जो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर ये जो है एरिया है। और पाकिस्तान का एरिया है, क्षेत्रफल है 8.8 हजार स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जब पढ़ते हैं तो बेसिकली आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसमें 8 देश हैं, तो उन 8 देशों की जो है आपने इस तरह से जानकारी अपने पास नोट कर ली है, जुटा ली, तो आगे फ्यूचर में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा दोस्तों, उसके बाद फिर बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी नेक्स्ट मीटिंग जो शेड्यूल्ड है, वो नेक्स्ट मीटिंग जो एनुअल मीटिंग होती है, मैं बताऊं वार्षिक बैठक जो है जुलाई 2020 में है। अब ये पता नहीं है कि ये जो
हेड्स ऑफ स्टेट जो है, वो कहते हैं ना कि देशों के जो प्रमुखों की मीटिंग होगी जुलाई 2020 में होगी। तो आप समझदार हैं कि अब किसी एक देश में तो नहीं हो पाएगी, हालांकि रशिया में तो होनी थी। बड़े ध्यान से सुनिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहां पर जो है वो शेड्यूल्ड है। तो इसकी मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है रशिया में 2020 में जुलाई में। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑब्वियसली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होगा अब, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को हमें पालन करना है। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें, लास्ट मीटिंग पिछले साल हुई थी 15 जून को 2019 में किर्गिस्तान में। जो एनुअल मीटिंग हुई थी एससीओ की 15 जून 2019 में किर्गिस्तान में हुई थी, और अब जो है जुलाई 2020 में इसकी मीटिंग होने वाली है, हालांकि वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। दोस्तों, अभी तक हमने दो न्यूज के बारे में पढ़ा। एक कि भैया गुजरात सरकार जो है, गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। उसके बाद फिर हमने शुरू किया सॉरी, इसके बाद हमने जो है आपको समझाया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो शंघाई में है बेसिकली। दोस्तों, अब तीसरी जो खबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब कि हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब देश में 69 जिलों में 69 जो है जिलों में सीरो सर्वे जो है वो शुरू किया जाएगा। सेरो सर्वे, SERO, सेरो सर्वे, ये बेसिकली ब्लड सीरम से रिलेटेड है। इसमें 69 जिलों में कोविड-19 के पैटर्न को समझने में, आपको पता है पूरी दुनिया में कोविड-19 कितना बेतहाशा जो है वो फैल रहा है, और हमारे देश में इसका प्रसार किस तरह से हो रहा है, इसको ध्यान में रखने के लिए बेसिकली सीरो सर्वे जो है किया जा रहा है, जिसमें ब्लड सीरम का टेस्ट रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे एक कॉलोनी है जहां पर किसी को मान लीजिए कोई कोविड से संक्रमित व्यक्ति है, तो अगर ये जो कोविड से संक्रमित व्यक्ति उस कॉलोनी में है उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, तो इस एरिया में लोगों में ये किस तरह से फैल रहा है, रेगुलर बेसिस पे उनके ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाएगा। ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के कोविड-19 से बीमार होने पर उस कॉलोनी में धीरे धीरे इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है, पर्टिकुलर एरिया पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये सीरो सर्वे जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा कराने जा रहा है। आपको बता दूं कि ये सर्वे कौन कौन करा रहा है, तो आईसीएमआर बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दूसरा एनसीडीसी मतलब नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल, फिर से बोल दे रहा हूं, आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। ये दोनों मिलकर ये सीरो सर्वेक्षण करवा रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में किन संस्थाओं के द्वारा देश में सीरो सर्वेक्षण जो है वो करवाया गया, तो आप आईसीएमआर और एनसीडीसी का नाम लेंगे। अच्छा, अब बेसिकली ये जो है सीरम, ब्लड सीरम क्या होता है, तो ब्लड सीरम बेसिकली ब्लड का वो हिस्सा होता है, या वो सारी चीजें होती हैं, या वो सारे कह सकते हैं कि चीजें मिलकर इस ब्लड सीरम को बनाती है, जो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमने में इन्वॉल्व नहीं होती। वो सारी चीजें जो रक्त का थक्का जमने में इन्वॉल्व नहीं होती वो ब्लड सीरम कहलाती हैं। कई तरह के प्रोटीन्स वगैरह इसमें आते हैं, और उसका अध्ययन जो है वो सीरो सर्वे में किया जाएगा। दोस्तों, ये मैंने बताया आपको, हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी सीरो सर्वेक्षण करवाने जा रही है। जय हिंद, आरती गोविंद, जय हिंद।
हाँ, तो हमने यहाँ पर 3 खबरें पढ़ ली हैं। पहली खबर गुजरात की है। गुजरात की खबर मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे वहां पर जो है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की गई। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कैसे वहां पर जो है बेसिकली कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई। फिर मैंने आपको पढ़ाया हेल्थ मिनिस्ट्री। बेसिकली हेल्थ मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू कंडक्ट अ सीरो सर्वे इन 69 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ब्रिक्स मीटिंग दोस्तों, या ब्रिक्स मीटिंग नहीं, सॉरी, ब्रिक्स बैंक के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, चारों तरफ से अभी बेसिकली आपने देखा होगा पीएम केयर फंड में जो है लोग पैसे जुटा रहे हैं, मदद दे रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं पीएम केयर फंड में जो है मदद दे रहे हैं। अभी ब्रिक्स का एक बैंक है जिसे हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में ये तय किया है, ये डिसाइड किया है कि वो भारत को $1 अरब का लोन देगा। $1 अरब की सहायता, $1 अरब का लोन कौन सा बैंक देगा? ब्रिक्स बैंक, जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है, और उसका दूसरा नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको बता दूं क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं बेसिकली केवी कामत हैं, भारत से हैं ये। और न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था जब स्थापना हुई थी ब्रिक्स बैंक की, वो था 15 जुलाई 2014। तो 15 जुलाई 2014 में ये बैंक स्थापित हुआ और कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी ने इसका नाम जो है प्रपोज किया, वो था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक को आज भी न्यू डेवलपमेंट बैंक। हेड ऑफिस दोस्तों शंघाई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में। किसकी स्थापना न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ब्रिक्स बैंक की, 15 जुलाई 2014। उसके बाद हेड ऑफिस इसका शंघाई में है और केवी कामत जो है, जो इंडिया से हैं, इसके प्रेसिडेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर बात करते हैं ब्रिक्स। बेसिकली 2006 में शुरू हुआ था जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स, जून 2006 में ये स्थापित हुई थी। अच्छा, अब इसके सदस्य आपको बता दूं, ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन BRICS जिसकी स्पेलिंग है, वही इसके सदस्य हैं, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर से बोल रहा हूं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश इसके ग्रुप मेंबर हैं। और साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में, मतलब 2010 में ज्वाइन हुआ था। हमने अभी जब SCO ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बेसिकली विक्टोरिया। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग केपटाउन बोलते हैं, लेकिन इसकी 3 कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग है, केपटाउन है और प्रिटोरिया है। तो प्रिटोरिया जो है वो आप पॉलिटिकल कैपिटल मानिए और इसे जो है एग्जाम में आंसर करेंगे। उसके बाद फिर बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति जी हैं जेयर बोल्सोनारो। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है सिरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो एरिया, ब्राजील का जो एरिया है वो है 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ब्राजील का एरिया क्या है? 80 किलोमीटर। अच्छा, उसके अलावा साउथ अफ्रीका का एरिया क्या है? तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका का एरिया है 12.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 12.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद 21 करोड़ जो है, 21 करोड़ आबादी है, पॉपुलेशन है ब्राजील की। ब्राजील की आबादी 21 करोड़ है, ध्यान रखिए। ब्राजील की आबादी कितनी है? 21 करोड़। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो
ये जो पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील, 21 करोड़ आबादी है, ध्यान रखिएगा। और साउथ अफ्रीका की आबादी है केवल 5.8 करोड़। आप बता दें कि मध्य प्रदेश की आबादी इससे कहीं ज्यादा है, और साउथ अफ्रीका की आबादी जो है 5.8 करोड़ है। अच्छा, साउथ अफ्रीका का एरिया जो है वो 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है साउथ अफ्रीका का एरिया। ब्राजील का एरिया है 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और 21 करोड़ आबादी है ब्राजील की, और 5.8 करोड़ की जो है वो किसकी है? साउथ अफ्रीका की। अच्छा, फिर बात करें जीडीपी। जीडीपी की अगर बात करें तो ब्राजील की जीडीपी दोस्तों 1.8 ट्रिलियन है। ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1.8 ट्रिलियन है जीडीपी, और ये दुनिया में 9वें नंबर पर है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। साउथ अफ्रीका की जीडीपी है 371 बिलियन। ट्रिलियन ज्यादा होता है, बिलियन छोटा होता है, तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की जीडीपी का में 371 बिलियन डॉलर है, और ये 33वें नंबर पे दुनिया में साउथ अफ्रीका जीडीपी के मामले में। ब्राजील 9वें नंबर पर है। अगर हम बात करें हमारी कंट्रीज के बारे में कि भाई हम जो है वो जीडीपी के मामले में कौन से नंबर पर हैं, या आसपास के देश कौन से नंबर पे हैं, तो चाइना की जो जीडीपी है वो है 15.2 ट्रिलियन डॉलर, और ये चाइना जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद। और जहां चाइना की 15 ट्रिलियन है, ध्यान से रखिए, देखिए, और इंडिया की जो जीडीपी है वो है 3.2। मतलब आप सोच लीजिए कि चाइना जीडीपी के मामले में इंडिया का 5 गुना है। समझ रहे? हमसे 5 गुना बड़ी जो है इकोनॉमी है। भारती राठौर पूछ रही है कि सर रोज क्लास होगी? तो बेसिकली ये कोई ऑफिशियल क्लास तो है नहीं। हाँ, ऑब्वियसली सप्ताहानी कोचिंग का मैं एम्प्लॉय हूँ, और मैं खुद पढ़ रहा था तो लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो बात कर रहे थे कि ब्राजील जो है और साउथ अफ्रीका, तो मैंने ब्राजील का आपको बताया कि जो जीडीपी 1.8 ट्रिलियन और साउथ अफ्रीका की 371 बिलियन डॉलर, और ये 33वें नंबर पर है। चाइना की जो जीडीपी है वो 15.2 ट्रिलियन है। इंडिया की जो जीडीपी है वो बेसिकली 3.2 है। चाइना की 15, इंडिया की 3, मतलब कि चाइना इंडिया से 5 गुना जो है देश है। अच्छा, उसके बाद फिर बताते हैं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, तो 284 बिलियन डॉलर है। 284 बिलियन डॉलर है, और ये दुनिया में बेसिकली काफी नीचे है, आएगा ये फिगर। और हम जो है जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर है, और चाइना जो है वो दूसरे नंबर पर है। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि जो लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, जो भी लोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब मेरा मतलब है पुलिस कर्मियों से, कोरोना फाइटर से, तो 30 दिन तक जो है कोरोना के खिलाफ जो लोग ड्यूटी देंगे, 30 दिन तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो कोविड-19 से के खिलाफ ड्यूटी करने वाले, लड़ने के लिए ड्यूटी करने वाले जो हैं पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक जो है देने की घोषणा की है, तो वह है मध्य प्रदेश सरकार। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कैपिटल भोपाल है, सीएम अब शिवराज सिंह चौहान है। आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 52 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हैं फिलहाल मध्य प्रदेश में, और गवर्नर जो हैं लालजी टंडन है, लालजी टंडन गवर्नर बेसिकली। और उसके बाद फिर बात करें तो एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश का एरिया है। और मध्य प्रदेश की 2019 की अनुमानित जो है वो जनसंख्या 8.7 करोड़ है। हालांकि 7 के आसपास जो है 2011 के आंकड़ों में थी। 2019 का जो अप्रोक्सीमेट जो फिगर दिया गया है वो बेसिकली 8.37 करोड़। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश की 2019 की लगभग आबादी पहुंच चुकी है 8.37 करोड़ पर, और मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब
8,252 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आई है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर कंपनी सब जानते हैं, जैक डोरसी बेसिकली, अगर मैं सही हूं, इन्होंने जो है इसके फाउंडर रहे हैं। और ट्विटर बेसिकली पहला ऐसा जो है सोशल प्लेटफॉर्म बन गया ट्विटर, जिसने दुनिया भर में जितने भी उसके कर्मचारी हैं ट्विटर के, उनको वर्क फ्रॉम होम, जब तक वो चाहे तब तक वर्क फ्रॉम होम जो है करने की परमिशन दे दी है। जैसे जो मैं कर रहा हूं, समवेयर वो एक टाइप का वर्क फ्रॉम होम है। और ट्विटर जो है वो पहली कंपनी बन गई है या सोशल मीडिया साइट बन गई है, जब तक उसके कर्मचारी एम्प्लॉय चाहें तब तक जो है वो ट्विटर के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। दुनिया बदल रही है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि कितना आसान हो जाएगा लोग। हालांकि अपनी अलग दिक्कतें भी हैं वर्क फ्रॉम होम की, लेकिन आसानी बहुत ज्यादा है। आप अपनी घर की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हैं। प्रवीण यादव जी हाय, गुड आफ्टरनून। स्वाति शुक्ला जी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, ये मैंने ट्विटर के बारे में बात कर रहे थे। तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम कोई भी खबर पढ़े उसके आसपास की चीजें हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो ट्विटर के बारे में हम बात कर रहे थे, और ट्विटर के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। और 21 मार्च को 21 मार्च को जो है ट्विटर स्टैब्लिश हुआ था। आपसे पूछा जाएगा ट्विटर का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 21 मार्च। और आप देखिए 2006 में, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है दोस्तों अभी ट्विटर को स्टैब्लिश हुए। ट्विटर जो है 21 मार्च 2006 को स्टैब्लिश हुआ था। और हेड ऑफिस जो है इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में है ट्विटर का हेड ऑफिस। ध्यान से, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं। ट्विटर का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 21 मार्च 2006, मतलब आज से 14 साल पहले। 14 साल का हो चुका है ट्विटर अभी पिछले मार्च में। हेड ऑफिस इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और फाउंडर है इसके जैक डॉर्सी, जो फिलहाल उसमें सीईओ के पद पर है। कौन है ट्विटर के? जैक डोरसी जो है सीईओ के पद पर हैं उसमें, और इसके फाउंडर भी हैं, और कुछ और भी इसके फाउंडर हैं, को फाउंडर। अच्छा, चेयरमैन इस समय जो है, अब ये चेयरमैन जो है बोर्ड ऑफ, जो कहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड होता है चेयरमैन। तो चेयरमैन इस समय जो है वो ओमिद कोर्दिस्तानी है। ओमिद कोर्दिस्तानी, आपसे पूछा जाएगा ट्विटर के चेयरमैन इस समय कौन है, तो ओमिद कोर्दिस्तानी है। ओमिद कोर्दिस्तानी, बॉस इज वॉचिंग, हेलो सर। हमारे सर भी जो है हमें देख रहे हैं। सर बस आज मैं खाली बैठा हुआ था तो बच्चों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। हेलो सर, आनंद सबधानी जी। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ट्विटर के जो है सीईओ कौन है, तो जैक डोरसी है। और जो ट्विटर के सीईओ जैक डोरसी हैं, और चेयरमैन उसके हैं वो कौन है, ओमिद कुर्दिस्तानी। और ओमिद कुर्दिस्तानी जो है बेसिकली ईरान में जन्म हुआ है इनका, ईरान में जो है ये जन्मे हैं ओमिद कुर्दिस्तानी। और ओवरऑल मैंने आपको 5 इंफॉर्मेशन दी ट्विटर के बारे में। सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, और 21 मार्च 2006 को जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके जो फाउंडर हैं वो जैक डोरसी हैं, जो इस समय उसके सीईओ पद पर भी हैं। और हेड ऑफिस जो है सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया में है। और चेयरमैन इसके हैं ओमिद कोर्दिस्तानी। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने विनियामक कृषि या रेगुलेटरी एग्रीकल्चर को अपनाने की घोषणा की है। तेलंगाना जो सरकार है या तेलंगाना जो गवर्नमेंट है, इसने बेसिकली रेगुलेटरी एग्रीकल्चर को अपनाने का फैसला किया। रेगुलेटरी एग्रीकल्चर या बेसिकली विनियामक कृषि, रेगुलेटरी जो है एग्रीकल्चर जो अपनाने की घोषणा की है। तो ये होता क्या है, तो रेगुलेटरी एग्रीकल्चर का मतलब ये कि अब सरकार सजेशन देगी कि कौन सी फसल जो है वो बेसिकली हम उगा सकते हैं खेत में, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस एरिया में कौन सी फसल बोई जाएगी। उसका सीधा सा जो रीजन है वो ये है कि सरकार चाहती है कि किसानों को अपनी फसल के दाम अच्छे मिले। और डेफिनेटली वो तब होगा जब एप्रोप्रिएट अमाउंट, या कह लें कि पर्याप्त मात्रा में जितनी जरूरत है उतनी फसल उगाई जाए। ना तो पूरे इलाके में एक ही फसल उगाई जाए, और ना ही थोड़ा थोड़ा। तो सरकार डिसाइड करेगी, और सरकार के हिसाब से, सजेशन के हिसाब से किसान फसल उगाएंगे और उनकी मदद करेंगे। तेलंगाना की हम बात करें दोस्तों, तेलंगाना जो है बेसिकली
29 जो है वो 29th स्टेट के रूप में बना था तेलंगाना 2 जून 2014 में। और ये जो तेलंगाना है 2 जून 2014 में बना था, 2 जून 2014 में। उस समय 29वां राज्य था, लेकिन अभी आपको पता है कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और कश्मीर के साथ साथ बात करें अगला जो लद्दाख भी जो है यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इसलिए अब 28 राज्य हो गए हैं। और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, इसमें 33 जिले हैं। और गवर्नर जो है इसके बेसिकली तमिलिसई सुंदराजन है। तमिलिसई सुंदराजन जो है वो गवर्नर है। कहाँ के? तो ये गवर्नर जो है तमिलिसई सुंदराजन तेलंगाना के गवर्नर हैं। और सीएम यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव। सीएम जो है वो कौन है? के चंद्रशेखर राव जो है वो सीएम है। और उसके अलावा एरिया अगर बात करें तो तेलंगाना का जो एरिया वो है 1,12,000 जो है 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तेलंगाना का। और उसके बाद फिर बात करें तो पॉपुलेशन 3.9 करोड़ है 2019 के हिसाब से। 3.9 करोड़ की पॉपुलेशन है तेलंगाना की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि तेलंगाना जो है वो विनियामक कृषि लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्टैट्यूट यहाँ पर उसको कहा गया है कि रेगुलेटरी एग्रीकल्चर जो है वो लागू कर रहा है तेलंगाना। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई मैंने तेलंगाना के बारे में। और उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार देने के लिए होप नाम का जो है पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? होप नाम का पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। और राजधानी जो है उत्तराखंड के आप जानते हैं देहरादून है। और बेसिकली गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की गवर्नर हैं। और सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और उत्तराखंड का जो एरिया है वो है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। 53,483 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया है। किसका एरिया है? तो ये जो एरिया है ये उत्तराखंड का है। 93,483 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, पीएम केयर फंड जो है के द्वारा, आपने सबने सुना है, अभी बहुत ज्यादा छाया हुआ है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड के द्वारा 3100 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के लिए जारी किए गए। 3100 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के लिए जारी किए पीएम केयर फंड के द्वारा। अच्छा, उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने टीडीएस 25% कम करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने टीडीएस जो है वो 25% कम करने की घोषणा की। मतलब अगर अभी 4,000 किसी का टीडीएस कटता है, 4,000 अजीत बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर एक लाइव क्लास करेंगे। डेफिनेटली अजीत, अगर आप लोग पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पर रिसर्च कर रही है कैसे हम आप लोगों को लाइव जो है आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने बॉस से जो है बात करूंगा और डायरेक्टर सर के जो है मार्गदर्शन में फिर उसके बाद हम जो है आप लोगों से जरूर रूबरू होंगे। तो मैं बता रहा था कि अभी टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है कि हम साल भर का इकट्ठा टैक्स नहीं देते। हम अगर अब सैलरीड नहीं है और कहीं और के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई और छोटे छोटे काम करते हैं और चेक के तरह थ्रू पेमेंट्स लेते हैं तो उस पर टीडीएस कटता है। तो जितना भी टीडीएस कटता है वो 25% कम कटेगा। तो इस 25% कम टीडीएस कटने की वजह से जो है बेसिकली फायदा होने जा रहा है। और हम लोगों को सरकार 25% टीडीएस कम काटेगी। अगर अभी जैसे मान लीजिए 4,000 टीडीएस कटता था पेमेंट पर, तो अब 3,000 टीडीएस ही कटेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली बाबर आजम को जो है वनडे टीम का कैप्टन बना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट की हालत कुछ। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया। भैया आरोग्य सेतु ऐप है तो ट्रेन में यात्रा करेंगे। आप समझते हैं कोरोना से ये जरूरी है।
अब आरोग्य सेतु ऐप मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे चर्चित ऐप हो चुका है इंडिया में, अगर हम व्हाट्सएप वगैरह को छोड़ दे तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अच्छा, फिर उसके बाद अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है इसके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसने बेसिकली आरोग्य सेतु ऐप डेवलप किया है। आरोग्य सेतु ऐप जो है आपको बता दूं 3.7 MB जो है इसका साइज है, और ये 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 12 लैंग्वेज में ये काम करता है। और mygovernment.in की साइट पर भी जो है इसका लिंक अवेलेबल है, इसने ये लॉन्च किया है। दोस्तों बात हुई है अगर कि 16 मई को आरोग्य सेतु ऐप लगभग 10.5 करोड़ लोग, मतलब 10.5 करोड़ लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। 10.5 करोड़ लोग जो हैं वो अभी आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग कर रहे हैं, और अभी तो फिर सरकार ने इसे कंपलसरी भी कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये किसके अंडर में आती है? रविशंकर प्रसाद जी के अंडर में आती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजय शामराव धोत्रे, और सचिव जो है वो अजय प्रकाश साहनी है। और आरोग्य सेतु ऐप जो है 2 अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ था? 2 अप्रैल 2020 में। अच्छा, आरोग्य सेतु ऐप की जो पंचलाइन है वो पंचलाइन है क्या? तो आरोग्य सेतु ऐप जब आप ओपन करते हैं तो उसकी पंचलाइन आपको दिखती है, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित, है ना। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसकी पंचलाइन क्या है, तो भैया मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित जो है आरोग्य सेतु ऐप की पंचलाइन है। तो दोस्तों ऑब्वियसली आप लोगों का रिस्पॉन्स जानने के लिए और अपनी एफिशिएंसी क्या मैं ये या हम लोग आपके साथ ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए मैंने जस्ट जो पढ़ा था आपके साथ शेयर किया। और ऑब्वियसली अगर आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो फ्यूचर में हम कभी इस तरह की अब आने वाले समय में संभावनाएं तलाशेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं यादवेंद्र सिंह यादव, सावधानी कोचिंग से मिलते हैं फिर। जय हिंद।